नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तेरी दीवानी का छठा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले, कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शर्मा जी क्लासरूम में पहुंच गए थे और उनके पीछे ही टीना भी क्लासरूम में आ गई थी। और तब टीना ने नम्रतापूर्वक शर्मा जी से कहा, सर आपकी किताबें मेज पर रख दूं? टीना का बदला हुआ तेवर देख करके सभी को हैरानी हुई और पिंकी को भी। तब पिंकी ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, नौटंकी कहीं की, यह भी इसका कोई नया ड्रामा है। लेकिन श्याम ने टीना को देख करके अपनी नज़र उसकी ओर से हटा ली और अपनी बुक की ओर देखने लगा। शर्मा जी ने तब टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, किताबें मेज पर रख दो टीना। और फिर शर्मा जी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू टीना, हमें अच्छा लगा तुम्हारा ये बदला हुआ व्यवहार देख करके। टीना ने तब बुक मेज पर रख दी और फिर शर्मा जी की ओर देखते हुए उसने कहा, थैंक यू सर। शर्मा जी ने तब टीना से कहा, जाओ अब अपनी जगह पर बैठ जाओ, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। टीना, जी सर। और फिर टीना अपनी जगह पर जाने के लिए घूम गई, लेकिन कदम आगे बढ़ाने से पहले टीना की नज़र उस ओर चली गई जहां श्याम बैठा हुआ था। टीना ने देखा कि श्याम अपना सिर झुकाए अपनी किताब में कुछ पढ़ रहा था। टीना ने श्याम की ओर करुणामय दृष्टि से देखा और फिर वह उदास हो आगे बढ़ गई और जा करके अपनी जगह पर बैठ गई, लेकिन उसके चेहरे पर पश्चाताप दिख रहा था। टीना अपनी चेयर पर बैठ गई थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार श्याम की ओर चली जाती थी और श्याम के चेहरे को देख करके उसके चेहरे पर उदासी आ जाती थी। जिस टीना को कभी श्याम की सूरत से नफरत था, लेकिन अब उस टीना की नज़रें उसी श्याम के चेहरे पर जा करके ठहर जाती थी। टीना अभी भी श्याम की ओर ही देख रही थी। तभी शर्मा जी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, टीना क्या तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हैं? टीना ने जब शर्मा जी की आवाज़ सुनी तो वह हड़बड़ाहट में अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने शर्मा जी की ओर देखते हुए कहा, सर आपने कुछ कहा मुझसे? शर्मा जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है टीना? टीना ने मासूमियत से कहा, सॉरी सर। शर्मा जी, हमने कहा कि तुम्हारे नोट्स बन गए हैं। टीना तब बिना कुछ कहे अपनी नोटबुक लेकर के शर्मा जी के पास चली गई। जब टीना शर्मा जी के पास पहुंची तो शर्मा जी ने टीना से कहा, हमें लगता है कि तुमने अपने नोट्स इस बार तैयार कर लिए हैं, तभी जल्दी से नोटबुक लेकर के आ गई तुम। पिंकी ने जब टीना को शर्मा जी के पास खड़े देखा तो खुद से कहा, फिर से कोई ड्रामा शुरू हो गया, इसका पता नहीं इस बार क्या नाटक करने वाली है। जब पढ़ना ही नहीं है तो फिर कॉलेज आती ही क्यों है ये? टीना ने शर्मा जी का बात का जवाब देते हुए कहा, सर आज तो मेरे नोट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कल आपको अपने कंप्लीट नोट्स दिखा दूंगी। मैं यह इसलिए नहीं कह रही हूँ सर कि आपकी सज़ा से बच जाऊंगी। आप चाहें तो मेरे नोट्स ना बनाने के लिए मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं सर। शर्मा जी ने तब मुस्कुरा करके टीना से कहा, हमें खुशी है टीना तुम्हारे अंदर यह परिवर्तन देख करके, इसलिए अब हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि कल तुम पूरे नोट्स बना करके आओगी और हमें दिखाओगी भी। टीना ने तब नम्रतापूर्वक शर्मा जी से कहा, थैंक यू सो मच सर, मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। मैं आपका भरोसा नहीं टूटने दूंगी, आई प्रॉमिस सर। टीना की बात सुनकर के पिंकी ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, नौटंकी, ये और नोट्स बना करके आएगी? मुमकिन ही नहीं है। और फिर पंकज ने उसके पास बैठी रिया से कहा, क्या टीना सच में बदल गई है? रिया ने पंकज की ओर देखते हुए कहा, टीना और बदल जाए? नामुमकिन, इसका कोई नया ड्रामा है ये। प्रोफेसर शर्मा जी ने टीना की बात का जवाब देते हुए कहा, यह तो हमें नहीं पता कि तुम में यह बदलाव आया कैसे और इसकी वजह क्या है। हम वजह जानना भी नहीं चाहेंगे, हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम्हें समय रहते समझ में आ गई है बात। टीना, थैंक यू सर। शर्मा जी, अब तुम जा कर के अपनी जगह पर बैठ सकती हो, लेकिन याद रहे कल नोट्स बना करके लाना जरूर है।
टीना जरूर सर। और इस बार फिर से टीना जब जाने के लिए घूमी तो उसकी नज़र फिर से श्याम की ओर चली गई थी, लेकिन पिछली बार की तरह ही इस बार भी श्याम सिर झुकाए अपनी किताब में कुछ पढ़ रहा था। टीना फिर से मायूस हो करके अपनी चेयर की ओर चली गई। रोनी अपने घर पर मिरर के सामने खड़ा था और खुद को ठीक करते हुए कह रहा था, आज टीना को छोड़ने उसके घर जाऊंगा तो इस बहाने मेरी मीना से भी मिल पाऊंगा। एक मैं हूं जो उसके लिए बावला हुआ जाता हूं और एक वो है जो ठीक से मुझसे बात भी नहीं करती है। रोनी ने खुद को मिरर में देखते हुए आगे कहा, मैं कितना हैंडसम हूं, फिर भी वो मुझे पसंद ही नहीं करती, मुझसे पीछा छुड़ाती फिरती है, पता नहीं क्यों मुझसे इतना दूर भागती है, जबकि मैं उससे अच्छे से बात करने की ही कोशिश करता हूँ। पता नहीं कब वो मेरे दिल के जज्बात समझेगी। तभी रोनी की माँ वैशाली वहाँ आ गई और उन्होंने रोनी को देखते हुए कहा, इतनी तैयारी कहाँ जाने की हो रही है। रोनी ने मिरर देखते हुए अपने बाल ठीक करते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम टीना को कॉलेज से लेने जाना है। वैशाली, टीना के साथ तो तुम रोजाना भी कॉलेज जाते हो, तब तो इतने तैयार नहीं होते। रोनी ने तब मिरर से चेहरा हटा करके अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मॉम मैं सच में टीना को कॉलेज से लेने जा रहा हूँ। उसका फ़ोन आया था और उसने कहा था कि मैं उसे कॉलेज लेने के लिए आ जाऊँ। शायद आज उसके पास उसकी गाड़ी नहीं है। वैशाली, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुम्हें मैं शाम को देखती हूँ, क्योंकि मैं भी शाम को रीता जी के घर जा रही हूँ। अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे वहां पता चल ही जाएगा। रोनी, आपको मुझ पर नाराज होने का अवसर नहीं मिलेगा मॉम, क्योंकि मैं सच में टीना को कॉलेज के बाद उसके घर छोड़ने ही जाऊंगा। सो बाय। और फिर रोनी वहां से चला गया। रोनी के घर से निकलते ही उसके पापा राकेश ने टोनी को फोन मिला दिया। टोनी ने फोन रिसीव करते हुए राकेश से कहा, यस बॉस। राकेश, रोनी टीना को कॉलेज से लाने के लिए घर से निकल गया है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें करना क्या है। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस आप टेंशन मत लीजिए, आपने काम टोनी को दिया है और टोनी अपना काम अच्छी तरह से करना जानता है। राकेश, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा टोनी, और वो भी खुशखबरी के साथ। टोनी, मैं काम को अंजाम देने के बाद आपको फोन करूंगा बॉस। और फिर राकेश ने फोन कट कर दिया और फोन कट करने के बाद राकेश ने कुटिल मुस्कान के साथ खुद से कहा, दिलीप अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, क्योंकि अब बहुत जल्द मैं तेरी जगह लेने वाला हूं। अंदर से तभी वैशाली आ गई और उसने जब राकेश को अकेले बात करते हुए सुना तो हैरानी से पूछा, अकेले किससे बात कर रहे हो डार्लिंग। वैशाली की आवाज सुनते ही राकेश ने हड़बड़ाहट में कहा, किसी से भी तो नहीं वैशाली, लेकिन मैंने आपको कुछ कहते हुए सुना था। तब राकेश ने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए कहा, वो तो मैं एक बिजनेस डील के बारे में खुद से बात कर रहा था। वैशाली, आप और ये आपकी बिजनेस डील, कभी तो परिवार के लिए भी वक्त निकाल लिया करो। राकेश ने रोमांटिक अंदाज में वैशाली से कहा, आप ना नाराज मत हुआ करो, आपको नाराज देख करके ना मुझे हर्ट होता है। वैशाली ने प्यार से बिगड़ते हुए कहा, तो फिर नाराजगी वाले काम करते ही क्यों हैं। राकेश, डार्लिंग मैं और आपको नाराज करूं, ऐसी मेरी मजाल कहाँ। वैशाली, छोड़ो भी अब ये बातें बनाना, आपकी इन्हीं बातों में आकर के तो मुझे आपसे प्यार हो गया था और फिर मुझे आपसे शादी करनी पड़ी। राकेश, वो तो मैं ही जानता हूं कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले थे, नहीं तो वो तुम्हारे नाक पर गुस्सा रखने वाले डैड मुझसे तुम्हारी शादी ही नहीं होने देते। कहते थे अपनी बेटी को कुमारी घर में रख लूंगा, मगर राकेश तेरे साथ उसकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। और भी कैसे ताने मारते थे, कहते थे कि काम कुछ करना ही नहीं है जनाब को और शादी करना चाहते हैं। बीबी को शादी के बाद क्या खिलाओगे जब खुद को खाने का ठिकाना नहीं है। वैशाली ने राकेश की ओर देखते हुए कहा, तो क्या कुछ गलत कहते थे डैडी, हर कोई अपनी बेटी का भला ही चाहता है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम अपनी रूबी की शादी किसी नकारा लड़के के साथ कर दोगे। राकेश सुन करके चुप रह गया और तब आगे वैशाली ने राकेश की ओर देखते हुए कहा, नहीं ना, तो मेरे डैड अगर मेरा भला सोचते हैं तो क्या गलत सोचते हैं। और शुक्र करो, उनकी बातों की वजह से ही तुम कमाना सीखे थे और आज इतने बड़े आदमी बन गए हो। राकेश,
अच्छी बात है। वैसे भी कोई औरत अपने मायके वालों के खिलाफ नहीं सुन सकती, तो आपको बुरा लगना भी स्वाभाविक ही है। वैशाली, इसमें बुरा लगने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैंने तो वही कहा जो सच था, लेकिन बुरा शायद आपको ही लग रहा है। राकेश, वैसे आपने ठीक ही कहा। अगर आपके डैड ने मुझे आईना ना दिखाया होता तो शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता, लेकिन आपको तो मुझे पाना ही था, इसलिए फिर मैंने भी मेहनत करना शुरू कर दिया और आपके डैडी को 1 साल में ही काबिल बन करके दिखा दिया था। और फिर राकेश ने वैशाली की ओर प्यार से देखते हुए कहा, आखिर आपसे प्यार जो करता था, सही कहा ना मैंने? वैशाली, उम्र ढल गई है लेकिन आशिक मिजाज नहीं बदला आपका। राकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि हमारी अभी उम्र ढल गई है? अभी तो हम जवान हैं। और कहते हुए राकेश ने वैशाली का हाथ पकड़ लिया और तब वैशाली ने हाथ छुड़ाते हुए राकेश से कहा, क्या कर रहे हैं? बच्चे बड़े हो गए हैं और रूबी आने वाली होगी। और तब राकेश ने वैशाली का हाथ छोड़ दिया और फिर वैशाली से कहा, लो छोड़ दिया आपका हाथ। और फिर वैशाली ने कुछ सोचते हुए राकेश से कहा, आपको शाम को कुछ काम तो नहीं है? राकेश, आपने यह पूछा क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। वैशाली, मुझे आज शाम को रीता जी के घर जाना है, इसलिए आपसे पूछा। राकेश, बिल्कुल जाओ आप रीता जी के घर, मुझे कोई काम नहीं है। वैशाली ने तब मुस्कुरा करके कहा, तब ठीक है, फिर मैं जाने की तैयारी करती हूँ। और फिर वैशाली वहां से चली गई और फिर राकेश वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। सीमा और सुधा के घरों की छत एक दूसरे के घरों से जुड़ी हुई थी। सीमा कुछ काम से छत पर आई हुई थी, इत्तेफाक से सुधा भी वहीं मौजूद थी। सीमा को देख करके सुधा उनके पास आ गई और उन्होंने तब सीमा से कहा, हेलो सीमा जी। सुधा जी की आवाज़ सुनकर के सीमा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए प्यार से कहा, हेलो सुधा जी। सुधा, आपको देखा तो सोचा कि आपसे बात कर लूं, अच्छा लगता है आपसे बात करके, सीमा ने मुस्कुरा करके कहा। और हमें भी, सीमा ने आगे सुधा से कहा। और रागनी बिटिया कैसी है, कहाँ है, आज दिखाई नहीं दी? सुधा, अच्छी है, कुछ देर पहले स्कूल से आई है। 12वीं के एग्जाम हैं उनके इस बार, बस उन्हीं की तैयारी में व्यस्त है, पढ़ रही है। सीमा, आप देखिएगा रागनी बिटिया अच्छे नंबरों से पास होगी, आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। सुधा जी। सुधा, सीमा जी, आपने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। सीमा, हम समय समय पर अपने बच्चों को सही और गलत के बारे में समझाते रहते हैं और हमारा मानना है हर माता पिता को अपने बच्चों को समय दे करके समझाना चाहिए, नहीं तो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। सुधा, यह तो आपने सही कहा सीमा जी, बच्चे वैसे भी खाली पात्र की तरह होते हैं, अब उनमें कौन सा पदार्थ रखना है यह माता पिता पर ही निर्भर करता है। सीमा ने सुधा की ओर देखते हुए कहा, यह तो आपने सही कहा सीमा जी। सीमा ने आगे सोचते हुए कहा, मगर हमारे बच्चों के सही आचरण के बाद भी खराब बच्चे उन्हें परेशान करें तो बहुत बुरा लगता है। कहते हुए सीमा के चेहरे पर कुछ परेशानी भरे चिन्ह उभर आए थे और उन चिन्हों को सुधा ने देख लिया था, इसलिए तब सुधा ने सीमा से कहा, क्या बात है सीमा जी, अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। सीमा, आपने हमारे श्याम को देखा है, आपको क्या लगता है हमारे श्याम को देख करके क्या वो किसी के साथ गलत व्यवहार कर सकता है? सुधा, श्याम बहुत होनहार लड़का है सुधा जी, हम ही क्या, श्याम के बारे में कोई गलत नहीं बोलेगा, मगर क्या हुआ, क्या श्याम से किसी ने कुछ गलत कहा है? सीमा ने सुधा की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ सुधा जी। सुधा, कौन है, किसने क्या कहा श्याम से? सीमा, श्याम बता रहे थे कि उन्हीं की क्लासमेट है और उनसे ईर्ष्या करती है, जबकि हमारे श्याम सबके साथ अच्छा व्यवहार ही रखते हैं। पता नहीं उस लड़की को श्याम से क्या परेशानी है। भले उस लड़की ने जो भी श्याम से कहा हो, लेकिन हमने फिर भी अपने श्याम को ही समझाया और कहा कि अपनी पढ़ाई से काम रखे और उस लड़की से दूरी बनाए रखे। सुधा, लेकिन सीमा जी, आखिर वह लड़की ऐसा क्यों करती है, क्यों उसे श्याम से प्रॉब्लम है? सीमा, अमीर जादी है, कार से काले जाती है, श्याम बता रहे थे, अहंकार बहुत उसके अंदर है, बोलने का तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात की जाती है। सुधा, सीमा जी, यह जरूरी तो नहीं है कि हर अमीर इंसान गलत होता है, सब परवरिश पर ही निर्भर करता है। उसके माता पिता ने शायद अपनी बेटी पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। क्या नाम है उस लड़की का, आप मुझे बताइए। भले उस कॉलेज में
नहीं पढ़ाती, लेकिन मैं दूसरे कॉलेज में पढ़ाती हूँ। आप मुझे बताइए वह लड़की कौन है। मैं जा करके पता करूंगी और उस लड़की की कंप्लेंट भी करूंगी उसके प्रिंसिपल से। क्या नाम उस लड़की का? सीमा ने कुछ सोचते हुए कहा। श्याम ने बताया तो था, हाँ याद आया, उसका नाम टीना है। यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। सुनते ही सुधा को धक्का सा लगा और उन्होंने खुद को संभालते हुए डरते डरते सीमा से कहा, कहीं उसके पिता का नाम दिलीप तो नहीं है? कॉलेज में छुट्टी हो गई थी। वैसे टीना को छुट्टी के बाद रोजाना क्लास से बाहर जाने की जल्दी रहती थी, लेकिन आज वह अभी भी क्लास में बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि जब श्याम क्लास से बाहर निकले तब उसके पीछे वह भी क्लास से बाहर जाए। टीना श्याम से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन उसकी श्याम से नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और अभी भी वह श्याम से माफ़ी मांगने के बारे में ही सोच रही थी। श्याम अभी भी बैठा हुआ अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। तभी पिंकी, रिया और पंकज अपनी जगह से उठ करके श्याम की ओर जाने लगे और तब टीना उन तीनों की ओर प्यार से देखने लगी। लेकिन जब तीनों ने टीना को अपनी ओर देखते हुए पाया तो अपनी नज़र उस ओर से फेर ली। टीना को यह देख करके बहुत हर्ट हुआ और उदास हो उसने अपना सिर झुका लिया। पिंकी, रिया और पंकज जब श्याम के पास पहुंच गए तब पिंकी ने श्याम से कहा, तुम अभी भी लिख रहे हो, घर नहीं चलना है क्या? श्याम ने तब किताब से नज़र हटाई और पिंकी की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, चलना है ना, बस थोड़े से नोट्स रह गए हैं, वो अब कंप्लीट हो जाएं। श्याम ने तब किताब से नज़र हटाई और पिंकी की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, चलना है ना, बस थोड़े से नोट्स रह गए हैं, वो अब कंप्लीट हो गए हैं, चलिए अब चलते हैं। जब श्याम पिंकी की बात का जवाब दे रहा था तब टीना उसकी ओर ही देख रही थी। पिंकी ने तब श्याम से कहा, फिर अपनी बुक्स बैग में रख लो ताकि हम सभी घर चलें। और फिर श्याम अपनी बुक्स अपने बैग में रखने लगा। जब उसने बुक्स अपने बैग में रख ली तब उसने सबसे कहा, चलो अब चलते हैं। और फिर चारों वहां से जाने लगे, लेकिन किसी ने भी टीना की ओर देखा तक नहीं। टीना को इस तरह सबका इग्नोर करना बहुत हर्ट कर रहा था। जब टीना ने सबको जाते हुए देखा तो वह भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने पिंकी को आवाज लगाते हुए कहा, पिंकी। टीना की आवाज पिंकी के साथ साथ सभी ने सुन ली थी, लेकिन जब पिंकी टीना को इग्नोर कर आगे बढ़ने लगी तो श्याम ने पिंकी से कहा, पिंकी जी, टीना जी आपको बुला रही हैं। पिंकी ने तब अपने कदम बिना रोके श्याम से कहा, बुलाने दो श्याम, अब हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। और फिर पिंकी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और उसके साथ साथ उसके सहपाठी भी आगे बढ़ गए। जब कोई नहीं रुका तब टीना अपनी जगह से आगे बढ़ी और उसने फिर से पिंकी को आवाज लगाते हुए गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहा, पिंकी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है यार। इस बार पिंकी रुक गई और उसके साथ साथ श्याम, रिया और पंकज भी रुक गए थे। तब टीना उन सब के पास आ गई और उसने पिंकी से कहा, पिंकी मैंने सर को कल नोट्स बना करके दिखाने का प्रॉमिस किया है, क्या तू मुझे अपने नोट्स देगी? मैं आज रात में अपने नोट्स बना करके कल तुझे पक्का तेरे नोट्स वापस कर दूंगी। पिंकी ने टीना की ओर देखते हुए कहा, प्रॉमिस की बात टीना कर रही है? सुन करके मुझे मेरे कानों पर यकीन नहीं होता है। टीना को प्रॉमिस निभाना आता है, यह तो चमत्कार हो गया। और फिर पिंकी ने टीना से आगे कहा, वैसे यह तेरा कोई नया ड्रामा है, मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। टीना ने रिक्वेस्ट करते हुए पिंकी से कहा, मैं सच कह रही हूँ पिंकी, यह मेरा कोई ड्रामा नहीं है, बल्कि मैं सच में नोट्स बना करके कल सर को दिखाना चाहती हूँ। पिंकी ने बिगड़ते हुए कहा, यह अपना अच्छा बनने का ड्रामा बंद कर, मैं तुझे काफ़ी समय से जानती हूँ टीना। टीना ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए पिंकी से कहा, प्लीज़ पिंकी मेरी बात पर यकीन कर, मैं सच में नोट्स बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरी बात पर एक आखिरी बार यकीन कर ले यार। पिंकी, पहले तो मुझे तेरी किसी बात पर यकीन नहीं है टीना, अगर आ भी गया तो भी मैं तुझे नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि अब हमारे रास्ते तुझसे अलग हैं। इसलिए अब ये नाटक तू ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुझे अपने नोट्स तो देने से रही। जब पिंकी की तरफ से टीना को कोई उम्मीद नहीं दिखी तो उसने रिक्वेस्ट करते हुए रिया से कहा, रिया तू तो मेरी बात पर यकीन कर, तू ही मुझे अपने नोट्स दे दे। रिया, पिंकी ने तुझसे क्या कहा? तूने सुना ना, हमारे रास्ते अब तुझसे अलग हैं, इसलिए मैं भी तुझे अपने नोट्स नहीं दूंगी। टीना ने
तब पिंकी की ओर देखते हुए भावुक होकर के कहा, रिया क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? रिया ने गुस्से से कहा, हाँ मैंने भी। सुन करके टीना उदास हो गई, लेकिन फिर उसने रिया से कुछ नहीं कहा। तभी पंकज ने सोचा कि कहीं टीना उससे नोट्स ना मांगने लगे, इसलिए उसने टीना के कुछ कहने से पहले ही अपनी ओर से बोलते हुए कहा, तुम मुझसे नोट्स मांगे उससे पहले ही मैं तुझे बता दूं, मेरे खुद के नोट्स अभी तक नहीं बने हैं। मुझे खुद कल तक अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, इसलिए तुझे मुझसे तो कोई मदद नहीं मिल पाएगी। पिंकी ने तब श्याम, रिया और पंकज से कहा, चलो अब चलते हैं। टीना को शायद अब जवाब मिल गया होगा। टीना ने पिंकी की बात सुन करके श्याम की ओर एक उम्मीद भरी नजर से देखा, लेकिन श्याम उसकी ओर देख भी नहीं रहा था और खुद टीना भी उससे किस मुंह से नोट्स मांगती, इसलिए उसने श्याम से कुछ नहीं कहा। और तब श्याम, पिंकी, रिया और पंकज वहां से चले गए और टीना वहीं खड़ी उदास नजरों से उन्हें जाते हुए देख रही थी। सुधा की बात सुन करके सीमा ने सुधा से कहा, हमें यह तो नहीं पता है कि टीना के पिता का नाम दिलीप है या नहीं, लेकिन वह जो भी है उन्होंने हमारी समझ से अपनी बेटी की परवरिश शायद ठीक ढंग से नहीं की है, नहीं तो टीना की यह स्थिति नहीं होती। सुधा को सुन करके लगा जैसे कि सीमा ने उनके पति दिलीप और टीना के पिता के बारे में ही कहा है, जबकि सीमा तो यह भेद जानती भी नहीं है। लेकिन सुधा को सीमा की बात कड़वी लगी और इसलिए उन्होंने सीमा से कुछ तेज स्वर में कहा, आप किसी लड़की के पिता के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं सीमा जी? हो सकता है कि उसके पिता को कुछ पता ही ना हो और उस लड़की के बिगड़ने की कोई और वजह रही हो। सुधा को बिगड़ता देख सीमा ने सुधा से कहा, माफ कीजिएगा सुधा जी, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं था आपको हर्ट करने का। सुधा को अब ख्याल आया कि उन्होंने सीमा से कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने तब सीमा से कहा, माफ कर दीजिए सीमा जी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सीमा ने सुधा की ओर देखते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं सुधा जी। सीमा ने आगे कुछ सोचते हुए सुधा से कहा, सुधा जी आपसे कुछ पूछ सकते हैं हम? सुधा, ऐसा कह करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। सीमा ने संकोचवश सुधा से कहा, क्या आप किसी टीना को जानती हैं? सुधा सीमा की बात सुन करके कुछ देर चुप रही और फिर कुछ सोचते हुए धीरे से कहा, हाँ मेरे एक परिचित हैं, उन्हीं की बेटी का नाम है टीना। सीमा ने हैरानी जताते हुए मुस्कुरा करके कहा, मतलब कि यहाँ के बड़े उद्योगपति दिलीप जी आपके पहचान वाले हैं? सीमा नहीं जानती थी कि जिन्हें वो सुधा का पहचान वाला बोल रही है दरअसल वो सुधा के पति हैं। लेकिन सुधा अभी सीमा के सामने अपना भेद नहीं खोलना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सीमा से कहा, हाँ सीमा जी। तब सीमा ने सुधा से कहा, फिर तो हमें यकीन है कि दिलीप जी की बेटी वो टीना नहीं है, जो श्याम को परेशान करती है वो तो कोई और ही होगी। आखिर वो आपके पहचान वाले हैं, उनकी बेटी गलत नहीं हो सकती है। सुधा ने कुछ गंभीर होकर के कहा, जो आपने कहा है काश वही सच हो। और फिर सुधा ने सीमा से कहा, अच्छा सीमा जी अब हमें इजाजत दीजिए, कुछ काम है। सीमा ने मुस्कुरा करके कहा, जी लेकिन मिलती रहा कीजिए। सुधा, जी जरूर। और फिर सुधा और सीमा वहां से चली गई। श्याम अपने नए दोस्तों के साथ क्लासरूम से बाहर आ गया था और वह और उसके दोस्त बाहर की तरफ जा रहे थे कि तभी एक उनका जूनियर वहां से गलती से उन लोगों की रिस्पेक्ट में बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। और फिर वही जूनियर खुद ही जल्दी से वापस आ करके बोला, सॉरी सर, मैडम मैं कुछ काम से जा रहा था इसलिए जल्दी में आपका रिस्पेक्ट करना भूल ही गया, सॉरी। टीना भी वहां से गुजर रही थी, इसलिए जब उस लड़के की बात उसने सुनी तो वह भी श्याम और उसके दोस्तों से कुछ दूरी पर रुक गई और उस दृश्य को देखने लगी। तब श्याम ने उस लड़के की बात सुनने के बाद उससे नम्रता पूर्वक कहा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने सोचा कि उसे अब पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए उसने डरते डरते कहा, सॉरी सर, मैं कुछ काम से जा रहा था इसलिए गलती हो गई, इस बार मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगा सर। श्याम उस लड़के को डरता देख उसके पास आया, लेकिन वह लड़का श्याम को अपनी ओर आता देख करके डर रहा था, इसलिए उसने श्याम को आगे आता देख अपने कदम पीछे हटा लिए। श्याम ने तब उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा तो लड़का डर गया और श्याम ने उसके डर को भांप लिया था और उसने तब उस लड़के से नम्रता पूर्वक कहा, डरो मत दोस्त,
मेरा नाम श्याम है। और फिर श्याम ने मुस्कुरा करके लड़के को सहज करने के लिए कहा, अब अगर तुम अपना नाम बताना चाहो तो बता सकते हो। अब उस लड़के को भी श्याम की बात सुन करके कुछ साहस मिला और तब उसने कुछ हिम्मत करके श्याम से डरते डरते कहा, सर मेरा नाम राहुल है। श्याम ने मुस्कुरा करके राहुल से कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, और फिर भी तुम बताने में संकोच कर रहे थे। राहुल, सॉरी सर। श्याम राहुल की बात सुन करके मुस्कुराने लगा और फिर उसने राहुल से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम सॉरी कुछ ज्यादा बोलते हो? राहुल श्याम की बात सुन करके उसकी ओर हैरानी से देख रहा था। जब श्याम ने उसे अपनी ओर देखते हुए पाया तब उसने राहुल से कहा, तुम इसलिए हमें हैरानी से देख रहे हो ना कि हमने तुम्हें डांटा क्यों नहीं और तुम्हें कोई पनिशमेंट भी नहीं दी। राहुल ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया और तब श्याम ने राहुल से नम्रतापूर्वक कहा, राहुल हम उन लोगों में से नहीं हैं भाई जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए छोटों पर तानाशाही करते हैं। हम तो प्रेम की बोली पर विश्वास करने वाले इंसान हैं, फिर चाहे सामने वाला हमसे छोटा हो, हमसे बड़ा हो या फिर हमारी बराबरी का ही क्यों ना हो। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ही पसंद है और इसलिए हम आज तुमसे कह रहे हैं, तुम्हें हमसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम बेझिझक हमारे सामने आ जा सकते हो। श्याम की बात सुन करके वहां मौजूद पिंकी, रिया और पंकज ताली बजाने लगे। जब टीना ने भी श्याम की अच्छाई का यह दृश्य देखा तो उसकी भी आंखें भर आई थी। टीना के अंदर अभी भी इतना साहस नहीं था कि वह श्याम के पास जा करके उससे उसकी तारीफ में कुछ कह सके, लेकिन उसने दूर से ही उसके लिए ताली बजाई और फिर अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, श्याम आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी गलत थी, कितनी नादान थी मैं, जो सही और गलत को पहचान ही नहीं सकी, और जब पहचाना तो देर हो चुकी थी। तब तक मैं बड़ी गलती कर चुकी थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी अच्छा बनने की और श्याम तेरी नजरों में ऊपर उठने की। राहुल ने जब श्याम की बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी और उसने तब श्याम से कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने दिखा दिया सर कि कोई बड़ा पद या ओहदे से नहीं होता है बल्कि अपने व्यक्तित्व से होता है। आप बहुत अच्छे हैं सर। श्याम ने मुस्कुरा करके राहुल से कहा, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बात अच्छी लगी और तुम सच में आभार व्यक्त करना चाहते हो तो जब तुम सीनियर बन जाओ तुम भी अपने जूनियर के साथ वैसा ही व्यवहार करना जैसा कि हमने तुम्हारे साथ किया। हमें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई सीनियर अपने जूनियर के साथ गलत व्यवहार करे, उन पर अपनी धौंस जमाए। राहुल, बिल्कुल सर, मैं आपकी यह सीख हमेशा याद रखूंगा। श्याम ने तब राहुल की ओर देखते हुए कहा, तुम कुछ काम से जा रहे थे राहुल? राहुल, जी सर, जा तो रहा था मगर राहुल अपनी बात पूरी कह पाता। श्याम ने बीच में बोलते हुए राहुल से कहा, पहले ही तुम हमारी वजह से लेट हो गए हो, इसलिए अब जाओ जिस काम से जा रहे हो, नहीं तो और लेट हो जाओगे। राहुल, ओके सर। और तब राहुल ने वहां से जाने के लिए अपने कदम ही बढ़ाए थे, तभी वह कुछ सोच करके रुक गया और वह वापस श्याम के पास आ गया और फिर उसने श्याम से कहा, सर क्या ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके पास आ सकता हूं? श्याम ने तब राहुल की बात सुनी तो उससे अपनेपन से कहा, राहुल, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत हो या हमसे कुछ भी काम हो तुम हमारे पास निसंकोच आ सकते हो। राहुल ने तब श्याम का आभार व्यक्त करते हुए कहा और फिर वह वहां से चला गया। राहुल ने तब श्याम का आभार व्यक्त किया और फिर वह वहां से चला गया। तब पिंकी ने श्याम से कहा, काश तुम हमें पहले मिले होते श्याम। और फिर पंकज ने पिंकी का साथ देते हुए श्याम से कहा, तो हम भी तुम्हारी तरह अच्छे बन चुके होते और हमसे अधिक गलतियां ना हुई होती और मैं शायद पढ़ने में भी अच्छा हो पाता। और फिर रिया ने भी पिंकी और पंकज का साथ देते हुए श्याम से कहा, पिंकी और पंकज ने बिल्कुल सही कहा, तुम पहले क्यों नहीं आए हमारे कॉलेज में? तुम्हें पहले आना चाहिए था ना श्याम। श्याम ने तब मासूमियत से सबसे कहा, सॉरी। रिया ने तब हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए श्याम से कहा, चलो किया माफ। और फिर रिया मुस्कुराने लगी और फिर उसके साथ पिंकी और पंकज भी मुस्कुराने लगे थे और सबके चेहरे पर मुस्कान देख करके श्याम के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। और फिर पिंकी ने सामान्य हो करके श्याम से कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो श्याम। श्याम, थैंक यू जी, जो आपको
हम में अच्छाई नजर आती है। और फिर श्याम ने आगे भावनात्मक हो करके सबसे कहा, हम किस्मत वाले हैं जो आप जैसे अच्छे दोस्त हमें मिले हैं। तब पिंकी ने श्याम से कहा, ऐसा मत बोलो श्याम, बल्कि किस्मत वाले तो हम लोग हैं जो तुम जैसा अच्छा इंसान हमारी लाइफ में आया। तब रिया ने भी श्याम से कहा, पिंकी सही कह रही है श्याम। और फिर पंकज ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, यह सच है श्याम, किस्मत वाले तो हम लोग हैं। श्याम ने तब सबसे कहा, हमारे ख्याल से अब हम सभी को चलना चाहिए, नहीं तो आप लोग हमारी तारीफ करना बंद ही नहीं करेंगे और फिर हम सभी वैसे भी काफ़ी लेट हो चुके हैं। पिंकी, ओके श्याम, फिर कल मिलते हैं। तब पंकज अपनी गाड़ी की ओर चला गया और फिर पिंकी रिया के साथ उसकी गाड़ी की तरफ चली गई और श्याम वहीं पास में खड़ी अपनी बाइक के पास जा करके उसे कपड़े से साफ करने लगा। लेकिन टीना वहीं खड़ी थी जहां पहले थी, बस वह कुछ साइड में छिप करके खड़ी हो गई थी और श्याम को वहां से देख रही थी। वह नहीं चाहती थी कि श्याम उसे देखे और हर्ट हो, लेकिन उसे अब श्याम को देखना अच्छा लग रहा था, इसलिए वह ऊंट में खड़ी हो करके उसकी ओर देख रही थी और खुद से कह रही थी, श्याम, पिंकी ने सही कहा, तू पहले क्यों नहीं आया मेरी लाइफ में? अगर तू पहले मेरी लाइफ में आ गया होता तो टीना वो नहीं होती जो टीना बन गई थी। तुझे पहले आ जाना चाहिए था यार। तू सच में बहुत अच्छा है, मगर मेरी मति मारी गई थी जो तेरी अच्छाइयों में भी मुझे बुराइयां ही नजर आ रही थी। टीना खोई हुई अभी खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी नज़र उस जगह पर गई जहां श्याम खड़ा था। लेकिन टीना ने अब जब अपने ख्यालों से निकल करके श्याम को देखा तो अब वह उसे वहां मौजूद नहीं दिखा। तब टीना ने झट से इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे अब श्याम कहीं नहीं दिखा। तभी वहां रोनी आ गया और उसने टीना से कहा, किसे देख रही है तू? टीना ने रोनी को देख करके घबराहट में कहा, मैं किसे ढूंढूंगी। और फिर टीना ने अपनी बात छिपाने के लिए रोनी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, पहले तू ये बता, तुझे इतना टाइम आने में कैसे लग गया? रोनी, सॉरी यार, वो रास्ते में एक फ्रेंड मिल गई थी, बस उसी के साथ बात करने लगा था। टीना, कोई बात नहीं। रोनी ने फिर कुछ सोचते हुए श्याम से कहा, उस श्याम ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? तो मुझे बता, मैं अभी जा करके उसका मुंह तोड़ता हूँ। टीना, क्या रोनी, कुछ भी बोल देता है तू? उसने कुछ नहीं कहा। और फिर टीना ने कुछ खोए हुए रोनी से कहा, तुझे पता है हमसे श्याम को समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई है यार। रोनी, मतलब क्या है तेरा, और क्या भूल हो गई हमसे? टीना, तू एक बात बता, हमने उसे कितना परेशान किया, उसने कभी हमारी कोई कंप्लेंट की? हमेशा हमारे साथ वह अच्छा व्यवहार ही करता रहा। रोनी, हम उसका मुंह ना तोड़ देते, वह कंप्लेंट कर कैसे सकता था? टीना, तूने हमेशा ही गलत सोचता है और तू ये बात पर मुंह तोड़ना बंद कर। ज्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता है रोनी। टीना की बात सुनने के बाद उसकी ओर हैरानी से देखने लगता है। रोनी को जब अपनी ओर हैरानी से देखते हुए टीना ने पाया, तब उसने रोनी से कहा, तू ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? रोनी, देख रहा हूं कि जिसके बारे में आज कुछ घंटे पहले तक तू गलत बोल रही थी, उसकी बुराई कर रही थी, उससे नफरत करती थी, लेकिन इन कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जो तेरे मुंह से उसके बारे में अच्छे बोल निकल रहे हैं? टीना ने रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, तू एक बात बता रोनी। रोनी ने बीच में बोलते हुए कहा, कौन सी बात? टीना, तुझे पता है तू मेरा दोस्त क्यों है? रोनी ने हैरानी से पूछा, ये कैसा प्रश्न है टीना, चल तू रहने दे, मैं ही तुझे बताती हूँ। टीना ने तब रोनी से आगे कहा, मेरी नज़रों में तू अच्छा था, हम दोनों के विचार कुछ एक दूसरे से मिलते थे, इसलिए हम दोस्त हैं। रोनी हैरानी से कहा, तो टीना, तो यह श्याम के जो विचार मुझे पहले गलत लगते थे और वह खुद भी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वक्त ने मुझे समझा दिया कि वह गलत नहीं था, बल्कि गलती तो मैं कर रही थी उसे गलत समझ करके। रोनी, और तुझे यह एहसास हुआ कब? मेरा मतलब है तुझे कब पता लगा कि तू गलत और श्याम सही है? टीना ने तब पूरी घटना रोनी को बता दी और तब टीना की बात सुन करके रोनी ने हैरानी से उससे कहा, तू उसको थप्पड़ मार दिया। तुझे पता है यह बात अगर प्रिंसिपल तक चली जाती तो क्या हो सकता था? टीना ने उदास हो करके कहा, मैं अब अपने किए पर पछता रही हूँ, इस बात के लिए नहीं कि बात प्रिंसिपल तक जा सकती थी, बल्कि इसलिए मैंने एक अच्छे इंसान को समझने में भूल
कर दी और उस पर हाथ उठाया। मैं तुझे बता नहीं सकती रोनी कि मैं कितनी शर्मिंदा हूं। अपनी नजरों में आज पहली बार खुद को गिरा हुआ महसूस कर रही हूं। टीना ने अपनी बात को आगे जारी रखते हुए भावुक होकर के रोनी से कहा, मैं उससे माफी भी मांगना चाहती हूं, लेकिन इतनी हिम्मत भी नहीं है मुझ में कि उसकी नजरों का सामना कर सकूं और उसके पास जा करके उससे माफी मांग सकूं। रोनी, जो भी हुआ गलत ही हुआ, लेकिन तू परेशान मत हो। तू तो बहुत बहादुर लड़की है, थोड़ी हिम्मत जुटा करके उससे माफी मांग लेना। टीना ने इमोशनल हो करके कहा, मुझे कभी इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ी रोनी। मैं किसी से नहीं डरती थी, लेकिन आज खुद को बहुत कमजोर समझ रही हूं। मैं खुद में इतना भी साहस नहीं जुटा पा रही हूं कि उसका सामना भी कर सकूं। हिम्मत तो बहुत दूर की बात है, मगर मैं उससे माफी मांगना चाहती हूं, मगर कैसे मांगूं मैं उससे माफी, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोनी ने तब टीना को समझाते हुए कहा, तू इतना परेशान मत हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा टीना, और अगर नहीं निकला तो रोनी हम मिल करके निकाल लेंगे। अब तू टेंशन मत ले और चल अब घर चलते हैं। टीना ने उदास मन से रोनी को हाँ कहा और फिर दोनों वहां से चले गए। टीना और रोनी दोनों कॉलेज से निकल गए थे। दोनों को निकलता देख टोनी ने राकेश को फोन मिलाया और फिर उससे कहा, बॉस टीना रोनी के साथ अभी अभी कॉलेज निकली है। राकेश, तो फिर देर किस बात की है, जा करके उनका पीछा करो और सही मौका देख करके उस लड़की पर हमला करो, लेकिन याद रखना मेरे बेटे पर खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। टोनी, आप फिक्र मत कीजिए बॉस, टोनी जानता है कि उसे किसको चोट पहुंचानी है और किसको नहीं। राकेश, और एक बात याद रखना, हमला थोड़ा आउटसाइड में जाकर के करना ताकि वहां उस वक्त ज्यादा लोग ना हो। टोनी, ओके बॉस। राकेश, अब जाओ और उनका पीछा करो इससे पहले कि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर निकल जाएं। और फिर टोनी ने फोन कट कर दिया और अपने साथ वाले लड़के को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। टोनी रोनी और टीना का पीछा करने लगा था, लेकिन इस बात से बेखबर रोनी और टीना चले जा रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उनके साथ कोई घटना घटने वाली है। रोनी और टीना अभी आउटर से निकल रहे थे, तभी टीना की नजर बाइक पर लगे ग्लास पर पड़ी। उसने देखा कि हाथ में हथियार लिए कुछ लोग उसके गाड़ी के पीछे चले आ रहे हैं और तब उसने रोनी से कहा, रोनी कुछ लोग हमारे पीछे हथियार लेकर के आ रहे हैं, कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं। रोनी ने तब बाइक के ग्लास में से देखा और टीना से कहा, इनमें से मुझे कोई देखा हुआ तो नहीं लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारा पीछा कर रहे हैं। टीना, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए, भरोसा नहीं है, पता नहीं कब कौन सा दुश्मन निकल जाएगा। रोनी, तू ठीक कह रही है टीना, मैं उन पर नजर रखता हुआ चलूंगा और तू भी ग्लास से उनकी हरकतों पर नजर रखना। टीना, ओके। टीना और रोनी अब उन लोगों पर नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी टोनी की गाड़ी उनके पास आ गई और उसने रोनी से कहा, रोनी गाड़ी रोको। तब टीना ने रोनी से धीरे से कहा, रोनी गाड़ी मत रोकना। तब रोनी ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और फिर तब टोनी ने उसके साथ गाड़ी चला रहे लड़के से कहा, गाड़ी को और तेज भगा, जल्दी से उसके पास लेकर के चल। और तब टोनी के ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और फिर से टोनी की गाड़ी रोनी और टीना की बाइक के पास पहुंच गई थी। जब टीना ने टोनी की गाड़ी के पास आते हुए देखा तो उसने रोनी से कहा, रोनी गाड़ी भगा यार। और तब रोनी ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और उसने गाड़ी छोटे रास्ते की ओर घुमा दी जहां से 4 व्हीलर नहीं निकल सकती थी। टीना और रोनी जब उस रास्ते से आगे निकले तो उन्हें टोनी की गाड़ी अब नहीं दिख रही थी और तब दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उन्हें अचानक से सामने से आती हुई टोनी की गाड़ी दिख गई और तब रोनी ने जल्दी से बाइक को घुमाने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्लिप हो गई और रोनी और टीना दोनों गिर पड़े। रोनी को गिरते हुए सिर पत्थर से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। टीना को अधिक चोट नहीं आई थी, वह उठ करके तुरंत खड़ी हो गई और उसने रोनी को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, रोनी जल्दी से खड़ा हो यार, हमारा दुश्मन हमारी तरफ चला आ रहा है, जल्दी कर रोनी। लेकिन रोनी पर टीना की बातों का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। टोनी और उसके आदमी अब टीना की ओर बढ़ चले आ रहे थे। जब रोनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब टीना हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने अपनी तरफ आते हुए टोनी और उसके चमचों से कहा, तुम लोग हो कौन और क्या चाहते हो? रोनी ने कुटिल मुस्कान
चेहरे पर लाते हुए कहा, तुम्हें चाहते हैं। सुनते ही टीना ने उसके पास पड़ा हुआ पत्थर उठा करके टोनी के मुंह पर गुस्से से दे मारा और फिर उसने गुस्से से टोनी से कहा, हरामी तू शायद जानता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है। टीना ने आगे टोनी को घूरते हुए गुस्से से कहा, टीना नाम है मेरा, आगे से याद रखना। टीना का पत्थर जैसे ही टोनी के सिर पर लगा वह दर्द से कराह उठा और उसने चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, जा करके इस लड़की की अकल ठिकाने लगा दो, बहुत पत्थर चलाती है, अभी पता लगेगा इसे इसने पत्थर मार करके कितनी बड़ी गलती की है। और तब टोनी के आदमी टीना की ओर दौड़े। टीना उन्हें आता देख करके सतर्क हो गई और जैसे ही टोनी के एक आदमियों ने आ करके टीना पर वार करना चाहा, टीना ने एक ही किक में एक को नीचे गिरा दिया और फिर अगले के मुंह पर एक पंच मारा, वह भी दर्द से कराह उठा। बाकी दो को भी टीना ने गिरा दिया और फिर टीना ने उन सब से कहा, तुम्हें क्या लगता है लड़कियां कमजोर होती हैं? भूल करके भी कमजोर मत समझना, अगर लड़कियां अपने पर आ जाएं तो तुम जैसों को वाट लगा सकती हैं। तब टोनी ने जमीन पर गिरे हुए अपने चमचों से कहा, एक लड़की को हरा नहीं सकते तुम, सब इकट्ठे मिलकर के हमला करो उस पर। टीना ने तब टोनी की ओर देखते हुए कहा, अबे बिलेनों के सरदार, तूने चूड़ियां पहन रखी है, अगर हिम्मत है तो अकेला आ करके सामना कर, एक लड़की से लड़ने के लिए सभी के साथ भेज रहा है, अगर हिम्मत है तो आ और आ करके मुझसे लड़ करके दिखा। टोनी ने टीना की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, तेरी तो मैं, टीना क्या तेरी तो, बोलना ही आता है तुझे, अगर दम है तो आ करके सामना कर मेरा। अब तक टोनी के चमचे खड़े हो गए थे और वे टीना की ओर बढ़ने ही लगे थे कि तभी टोनी सबसे कहा, कोई भी इस लड़की को हाथ नहीं लगाए, मैं निकालता हूं इसकी अकड़, बहुत मुंह चलता है इसका। टीना ये बातें बनाना छोड़ और आ करके हिम्मत दिखा, और रही अकड़ निकालने की बात तो वह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी अकड़ निकालता है। और तब टोनी टीना की ओर दौड़ता हुआ आया और उसने आ करके टीना पर वार करना ही चाहा। टीना ने खुद को मूव किया और एक किक टोनी के पैर पर मारी। टोनी जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। टोनी को जमीन पर गिरा देख करके उसके एक चमचे को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से अपनी जगह से बढ़ा ही था। टोनी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा है ना कि कोई बीच में नहीं आएगा। तब उसका चमचा वहीं रुक गया और टोनी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने फिर से टीना पर वार करना चाहा, लेकिन इस बार टीना कुछ बैड हुई और एक जोरदार किक उसने टोनी के पेट पर दे मारी। किक पड़ते ही टोनी 4-5 कदम पीछे हट गया और उसने दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ लिया। और फिर तब टोनी ने कराहते हुए चिल्ला करके अपने चमचों से कहा, देख क्या रहे हो, पकड़ लो उस लड़की को और उसका वह हाल करो जिसे वह सारी उम्र याद रखे। टीना ने तब टोनी की ओर देखते हुए कहा, अबे तुझे अपनी ही जुबान का ख्याल नहीं रहा। पंच पड़ते ही जुबान से हिर गया। सुधा घर कुछ काम कर रही थी लेकिन उसके दिमाग में सीमा की कई बातें घूम रही थी। उनसे अब रहा नहीं गया और उन्होंने तब टीना के पापा दिलीप को फोन मिला दिया। दिलीप उस समय अपनी ऑफिस मीटिंग में व्यस्त थे, इसलिए उनका फोन एक तरफ साइलेंट पर रखा हुआ था। सुधा के फोन की रिंग पूरी जाने के बाद बंद हो गई थी, लेकिन उन्हें दिलीप की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला था। तब सुधा ने फिर से दिलीप को फोन मिला दिया, लेकिन इस बार भी दिलीप की ओर से उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। तब सुधा ने फोन पास रखी टेबल पर रख दिया और उदास हो करके सोफे पर आकर के बैठ गई और मन में सोचने लगी, अगर सीमा जी की कही बात सही निकली तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बच्ची गलत नहीं हो सकती, मेरा खून इतना खराब नहीं हो सकता कि मेरी बेटी में गलत संस्कार हो और वह किसी का अपमान करे। सीमा जी ने जिसके भी बारे में कहा है वो मेरी बेटी नहीं हो सकती है, जरूर कोई और ही लड़की होगी। भले मैंने उसकी परवरिश ना की हो, लेकिन मैंने उसे जन्म तो दिया है। मेरी टीना गलत नहीं हो सकती है, वह कोई और टीना ही होगी। और फिर सुधा सोचते सोचते खुद से कहने लगी, मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरी टीना गलत नहीं हो सकते। तभी रागनी हाथ में नोटबुक लिए वहां से निकले। उसने जब अपनी माँ को खुद से बात करते हुए देखा तो वह अपनी माँ के पास आ गई और माँ के पास सोफे पर बैठते हुए उसने माँ से कहा, माँ आप अकेले में किससे बातें कर रही हैं? सुधा रागनी की बात सुन करके अपने ख्यालों से बाहर निकल आई और अपने अंदर चल रहे
खुद से द्वंद्व को छिपा करके अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए उन्होंने रागिनी से कहा, बस कुछ कर रही थी बेटा। और फिर उन्होंने विषय बदलते हुए रागिनी से कहा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। रागिनी, बहुत अच्छी माँ। सुधा ने मुस्कुरा करके कहा, गुड। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकती हो। रागिनी, अभी जरूरत नहीं है माँ, लेकिन जब जरूरत होगी तो पूछ लूंगी। और फिर सुधा की नजर रागिनी के हाथ में पकड़ी हुई नोटबुक पर पड़ी और तब सुधा ने रागिनी से कहा, यह नोटबुक किसकी है बेटा। रागिनी ने नोटबुक की ओर देखा और फिर माँ की ओर देखते हुए कहा, माँ यह राजू की है। मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने उससे उसकी नोटबुक मांग ली थी। अब उसे वापस करने जा रही हूँ। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उसकी नोटबुक वापस उसे कर आऊं। सुधा ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छा ठीक है, मुझे अच्छा लगा बेटा यह देख कि तुमने अपनी माँ की परमिशन मांगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। रागिनी ने मुस्कुरा करके माँ से कहा, और मुझे अपनी माँ पर, क्योंकि मैं जो भी हूँ अपनी माँ की वजह से हूँ। रागिनी की बात सुन करके सुधा उसके गले से लग गई और फिर उन्होंने रागिनी से प्यार से कहा, मेरी प्यारी बच्ची। और फिर उन्होंने रागिनी से अलग हट करके कहा, अब जाओ राजू की नोटबुक उसे वापस दे आओ। और तब रागिनी ने मुस्कुरा करके माँ से कहा, थैंक यू माँ। और फिर वह जाने के लिए सोफे से खड़ी हो गई। रागिनी ने जाने के लिए अभी अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसकी मां ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा सुनो। रागिनी ने मां की ओर लपक करके कहा, जी मां। सुधा, अगर राजू के घर पर राजू या उसकी मां खाने को बोले तो मना कर देना, पिछली बार की तरह खा करके मत आना। सुधा ने आगे रागिनी से कहा, बेटा तुम गलत मत समझना, मैं यह तुमसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि राजू और उसका परिवार गरीब है। उसकी बहन मेहनत कर जो भी कमाती है उसी से उनका घर चलता है, इसलिए मैंने। सुधा अपनी बात पूरी कह पाती रागिनी ने बीच में बोलते हुए कहा, माँ मैं समझ गई, लेकिन आप ही बताइए, अगर राजू या आंटी ने मुझे अपना समझ करके प्यार से कुछ खाने को कहा तो क्या मना करना अच्छा लगता है? उन्हें बुरा लगेगा। रागिनी ने माँ के पास बैठ करके प्यार से आगे कहा, अगर मैं उनके घर कुछ खा भी आऊं तो आप उन्हें अपने घर से किसी बहाने से कुछ दे देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। सुधा ने मुस्कुरा करके कहा, अच्छी बात है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है अब। रागिनी ने माँ को अपनी बाहों में पकड़ते हुए उनके कंधे पर सिर रख दिया और फिर प्यार से कहा, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए तो हमेशा ही उनकी गुड़िया रहूंगी। और तब सुधा ने प्यार से रागिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल मेरी प्यारी गुड़िया। रागिनी ने प्यार से पूछा, अब मैं जाऊं माँ? सुधा, हाँ। और फिर रागिनी वहां से राजू के घर की ओर बढ़ गई और सुधा अपनी जगह पर बैठी हुई रागिनी को जाते हुए देख रही थी। अब टीना के चारों ओर उसे घेर कर टोनी के 4 चमचे खड़े हो गए थे। टीना चारों पर बारीकी से नजर रख रही थी और फिर टीना ने एक एक करके चारों से फाइटिंग करना शुरू कर दिया। टीना ने 2 को तो जमीन पर फिर से गिरा दिया। एक से वह फाइट कर रही थी और तभी कुछ पल के लिए उसका ध्यान दूसरे चमचे से हट गया था जो कि उसके पीछे खड़ा था। तभी टीना के पीछे से टोनी के चमचे ने उस पर डंडे से वार कर दिया, लेकिन डंडे को टीना के सिर में पड़ने से पहले ही एक हाथ ने आकर के उसे बीच में पकड़ लिया और टीना ने सामने वाले चमचे से पंच मारने के बाद जैसे ही पीछे देखा तो वह हैरान रह गई थी। कोई शख्स हाथ में दुश्मन का राड रोके खड़ा था और टीना उस शख्स की ओर हैरानी से देख रही थी। टीना जिसकी ओर हैरानी से देख रही थी वह कोई और नहीं बल्कि श्याम था। वहां श्याम को देख करके टीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि श्याम ने ही उस पर होने वाले हमले से बचाया था। टीना अभी भी श्याम की ओर ही देख रही थी कि तभी पीछे से उस पर कोई हमला करने को हुआ और श्याम ने उसे देख लिया और तब श्याम ने टीना से कहा, टीना जी खुद को बचाइए। तब टीना ने उस ओर देखा और खुद को बचाते हुए एक तरफ हुई और पैर से एक किक उस गुंडे के पैर पर जोर से मारी। किक पड़ते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ श्याम ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा टोनी के चमचे के हाथ से झटकते हुए छुड़ा लिया और फिर श्याम ने उसी डंडे से उस गुंडे की मरम्मत कर दी और उसे परास्त कर जमीन पर गिरा दिया। तभी 2 गुंडे एक साथ खड़े होकर के श्याम के सामने आ गए और उस पर हमला करने ही वाले थे। श्याम ने खुद को बचाया और फिर उन दोनों की पिटाई भी शुरू कर दी। टीना ने जब सामने वाले गुंडे को गिरा करके श्याम की ओर देखा तो
तब वह गुंडों की पिटाई कर रहा था और उसने उन्हें गुस्से से पीटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीना जी पर हाथ उठाने की? एक अकेली लड़की से तुम सभी मिलकर के लड़ रहे हो, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? अगर सच में मर्द के बच्चे हो तो अब हमसे लड़ो, हम पर वार करो। श्याम उन्हें गुस्से से पीट रहा था और टीना उसकी ओर हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह वही श्याम है जो कॉलेज में सीधा साधा दिखता है। श्याम का गुस्सा देख करके टोनी के चमचे डर गए और उन्होंने श्याम के सामने हाथ जोड़ लिए और उससे मिन्नतें करते हुए कहा, हमें माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। श्याम ने एक जोरदार पंच मारते हुए कहा, इसे गलती कहते हैं। अगर हम मौके पर नहीं पहुंचते तो तुमने तो टीना जी पर हमला ही कर दिया था, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? और तुम कह रहे हो कि गलती हो गई। श्याम की अपने लिए इतनी फिक्र देख करके टीना को अच्छा लग रहा था और फिर श्याम ने जोर से एक और पंच जमाते हुए उन गुंडों से कहा, और तुम लोग कहते हो कि गलती हो गई। टोनी ने जब देखा कि उसके सभी चमचे परास्त हो गए हैं तो वह वहां से मौका पा करके भाग गया। टोनी के दोनों चमचे जब श्याम से पिट करके लगभग परास्त हो ही गए थे, तब श्याम ने उन्हें फिर से छोड़ दिया और वह टीना के पास आ गया और घबराते हुए टीना से कहा, आप ठीक तो है ना टीना जी? टीना ने जैसे सुना ही नहीं था, वह बस श्याम की ओर देखे जा रही थी। श्याम ने जवाब ना पा करके फिर टीना जी से कहा, टीना जी आप ठीक तो हैं? टीना को इस बार श्याम की आवाज सुन करके कुछ सुध आई और उसने श्याम से घबराहट में कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। टीना कुछ नर्वस हो गई थी, इसलिए उसके मुंह से शब्द ठीक से नहीं निकल रहे थे। तब श्याम ने टीना से कहा, आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब इन लोगों से आपको कोई खतरा नहीं है। टीना ने तब श्याम की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली और फिर उसने श्याम से धीरे से कहा, थैंक यू, अगर तू समय पर नहीं आता तो पता नहीं क्या होता। श्याम ने दूसरी ओर देखते हुए कहा, जो नहीं हुआ उसके बारे में मत सोचिए, अब आप सुरक्षित हैं और अपने घर जा सकती हैं। घर के नाम से टीना को याद आया कि वह तो घर रोनी के साथ जा रही थी, लेकिन वह तो बेहोश है। सोच करके टीना ने घबराते हुए कहा, रोनी, और वह दौड़ती हुई उधर चली गई जहां रोनी था। रोनी अभी भी बेहोश ही था। रोनी को बेहोश देख करके टीना ने रोनी से कहा, रोनी आंखें खोल रोनी। और अब श्याम भी वहां आ गया था। तब टीना ने श्याम की ओर देखते हुए कहा, देखना श्याम, ये रोनी आंखें ही नहीं खोल रहा है। श्याम ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या हुआ रोनी को? टीना पत्थर पर सिर लग गया था, तब से बेहोश है। श्याम कुछ कहना ही चाहता था कि तभी रोनी ने अपनी आंखें खोल ली और टीना और श्याम को अपने सामने देख करके उसने हैरानी से पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर टोनी ने टीना को देखते हुए कहा, क्या तेरी और श्याम? टीना रोनी की बात समझ गई थी कि रोनी क्या कहना चाहता है, लेकिन वह अभी श्याम को कुछ पता नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए उसने रोनी की बात बीच में ही काटते हुए उससे कहा, रोनी, अब हम लोगों को यहाँ बहुत देर हो गई है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए और फिर तुझे डॉक्टर के पास भी तो लेकर के चलना है। रोनी ने सुन करके हैरानी से पूछा, मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्याम ने तब रोनी से कहा, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर को तो दिखाना ही होगा। रोनी ने तब सोचते हुए सिर पर हाथ लगाया और दर्द से कराहते हुए कहा, उफ, ये दर्द, सच में बहुत दर्द हो रहा है यार। तब टीना ने रोनी से कहा, चल अब जल्द से खड़ा हो जा, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। रोनी, ओके। रोनी तब खड़ा होने ही लगा था कि तभी श्याम और टीना ने एक साथ अपने हाथ रोनी को सहारा देने के लिए बढ़ा दिए और इसी बीच टीना ने श्याम के हाथ पर अपना हाथ गलती से रख दिया था, लेकिन टीना को कुछ अजीब एहसास हुआ श्याम के हाथों का स्पर्श कर, ऐसा एहसास जो उसने अब से पहले कभी फील नहीं किया था। और टीना के हाथों के स्पर्श से श्याम को भी असहज फील हुआ और तब टीना ने अपना हाथ सकुचाते हुए हटा लिया और श्याम से धीरे से कहा, सॉरी। और फिर टीना ने श्याम से नजरें चुराते हुए आगे कहा, तू इधर ही रोनी को हाथ पकड़ कर खड़े होने में उसकी मदद कर, मैं दूसरी तरफ जा करके रोनी का हाथ दूसरा पकड़ करके उसको खड़ा होने में मदद करती हूँ। टीना की बात सुन करके रोनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है टीना, मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा? मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ अभी कि तुम्हें मुझे उठाने में मदद करनी पड़े। और फिर तभी रोनी को टोनी के द्वारा उसकी गाड़ी का पीछा करने वाली घटना याद आ गई और उसने टीना से कहा, टीना, वो लोग कहाँ गए जो हमारी गाड़ी का पीछा कर रहे थे? तब टीना ने रोनी से कहा,
उनकी तो श्याम ने खूब पिटाई की, वो देखो उधर पड़े हुए हैं। तब रोनी ने गुस्से से उठने की कोशिश करते हुए कहा, इन हरामखोरों को तो मैं। और फिर तब श्याम ने उसे पकड़ लिया और उससे नम्रता पूर्वक कहा, रोनी भाई आप परेशान मत होइए, उनको टीना जी ने अच्छी तरह से पनिशमेंट दे दी है और आगे उन लोगों के साथ क्या करना है वह पुलिस अपने आप करेगी। हमने पुलिस को फोन कर दिया है, कुछ देर में वो यहाँ पहुँचते ही होंगे। तब रोनी ने श्याम की ओर देखते हुए विनम्र भाव से कहा, भाई हमें तुम्हें समझने में भूल हो गई, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर और टीना पर, हम दोनों ही तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे। श्याम ने तब रोनी से कहा, रोनी भाई हमने क्या किया है, साहस तो टीना जी ने दिखाया है, हमने तो बस उनकी थोड़ी मदद की थी। टीना ने जब श्याम की बात सुनी तब उसने रोनी से कहा, श्याम झूठ बोल रहा है, अगर ये नहीं होता तो पता नहीं आज क्या होता। उस गुंडे ने मुझे डंडा मार ही दिया था, वो तो श्याम ने सही समय पर आ करके मुझे बचा लिया और इसने मेरी थोड़ी मदद नहीं की, बहुत ज़्यादा मदद की। श्याम के डर से ही उन गुंडों ने हार मान ली थी। तब श्याम ने रोनी से कहा, हमने ज़्यादा मदद नहीं की रोनी भाई, बस टीना जी का सहारा बन गए थे, हमारा मतलब है कि उनकी कुछ मदद कर दी थी हमने। टीना कुछ कहना ही चाह रही थी कि तभी रोनी ने बीच में बोलते हुए श्याम से कहा, श्याम भाई तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं सब समझ गया हूँ और यह भी जान गया हूँ कि तुम कितने अच्छे हो। रोनी ने आगे श्याम से कहा, मैं यह जान गया हूँ कि तुमने टीना को उन गुंडों से बचाने में उसकी बहुत मदद की, लेकिन यह तुम्हारी महानता है कि तुम अपना यश ना बता करके टीना की ही तारीफ कर रहे हो और यही बात बताती है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो और हम लोग कितने बुरे हैं जो तुम्हारी अच्छाई को समझ ही नहीं सके। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। और कहते हुए रोनी ने श्याम के सामने हाथ जोड़ लिए। श्याम ने तब रोनी के हाथ पकड़ते हुए कहा, रोनी भाई हाथ जोड़ करके हमें शर्मिंदा मत करो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। रोनी के साथ साथ टीना भी श्याम से माफ़ी मांगना चाहती थी, लेकिन वह अपनी गलती को बहुत बड़ा मान रही थी, इसलिए वह चाहते हुए भी श्याम से माफ़ी नहीं मांग पा रही थी। रोनी ने श्याम की बात सुनने के बाद भावनात्मक हो करके उससे कहा, थैंक यू श्याम भाई। और फिर रोनी ने कुछ सोच करके श्याम की ओर ध्यान से देखते हुए कहा, रोनी भाई जब आप इन गुंडों को इतना पीट सकते हैं तो आपने कभी हमारा विरोध क्यों नहीं किया, आप तो हमें भी हमारी भाषा में जवाब दे सकते थे। रोनी ने जो पूछा था यह प्रश्न टीना के दिमाग में भी था, लेकिन उसमें अभी इतना साहस नहीं था कि वह खुद श्याम से पूछ सकती। लेकिन जब रोनी ने श्याम से पूछा तब उसकी उत्सुकता श्याम से उत्तर जानने के लिए बढ़ गई थी और रोनी के साथ साथ वह भी श्याम की ओर देख रही थी। श्याम ने तब रोनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हम प्रेम की भाषा में विश्वास करने वाले इंसान हैं। जब आप हमारे साथ अनुचित व्यवहार कर रहे थे तब हमें बुरा अवश्य लगता था और हम चाहते तो आपकी भाषा भी अपना सकते थे, लेकिन हमारे संस्कार हमें उसकी इजाज़त नहीं देते थे और इसलिए हम आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करने की कोशिश करते थे। रोनी आपको कभी तो हम पर गुस्सा भी आता होगा ना भाई। श्याम आता था, लेकिन हमें खुद पर नियंत्रण करना आता है। अगर हम भी आपकी तरह बन जाते तो आप में और हम में फर्क ही क्या रह जाता। और हम आप जैसे नहीं बनना चाहते, लेकिन आपको अपनी तरह बनाने का हमारा प्रयत्न अवश्य रहता है और हम इसमें कामयाब भी हुए। जब पिंकी, रिया और पंकज ने हमारा साथ हमारी अच्छाई की वजह से चुना, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि हम आपकी नज़रों में अपनी अच्छी इमेज नहीं बना सके। श्याम की बातें सुन करके टीना की आंखों में नमी उतर आई थी और उसने तब तुरंत दूसरी तरफ अपना मुंह फेर लिया और अपनी आंखों में आई नमी को पोंछने लगी ताकि कोई उसे रोता हुआ ना देख ले। लेकिन जब रोनी ने टीना को दूसरी तरफ मुंह करते हुए देखा तब उसने टीना से कहा, क्या हुआ टीना, उधर चेहरा क्यों कर लिया तूने। रोनी की बात सुन करके श्याम भी टीना की ओर देखने लगा था। टीना ने अपने आंसू पोंछ लिए थे, इसलिए उसने अब वापस रोनी की ओर
अपना फेस कर लिया और मुस्कुराने का नाटक करते हुए उसने रोनी से कहा, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ आ गया था। रोनी, अब ठीक है ना तू? टीना, हूँ। रोनी ने तब फिर श्याम से कहा, श्याम भाई, अब हम चाह करके उस वक्त को तो वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अब से तुम्हारी तरह बनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए क्या तुम मुझसे भी रिया, पिंकी और पंकज की तरह दोस्ती करोगे? और कह करके रोनी ने अपना दोस्ती का हाथ श्याम की ओर बढ़ा दिया। तब श्याम ने भी रोनी की ओर अपना हाथ बढ़ा लिया और फिर श्याम और रोनी दोनों ने मुस्कुरा करके हाथ मिला लिए। और तभी रोनी ने पास खड़ी टीना से कहा, तू भी आकर के हमारे हाथों पर हाथ रख, आखिर तू भी तो अब श्याम की भी दोस्त है। टीना को यकीन नहीं था कि श्याम उससे भी दोस्ती करेगा, इसलिए रोनी की बात सुनने के बाद टीना प्रश्न भरी नजरों से श्याम की ओर देखने लगी। रोनी के मुंह से टीना से दोस्ती की बात सुन करके श्याम के चेहरे के भाव बदल गए थे। वह जितना खुश रोनी के हाथ मिलाते वक्त था, उतनी खुशी अब उसके चेहरे पर नहीं थी। रोनी भले श्याम के चेहरे के बदले भाव नहीं पढ़ पाया था, लेकिन टीना ने श्याम के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे और अब उसे यकीन हो गया था कि शायद श्याम उसे अब अपनी दोस्ती के लायक भी नहीं समझता। लेकिन फिर भी उसने रोनी के कहने पर किसी चमत्कार की उम्मीद से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। श्याम ने जब टीना को हाथ बढ़ाते देखा, उसके चेहरे की पहले वाली खुशी तो अब गायब हो गई थी, लेकिन रोनी और टीना को दिखाने के लिए वह खुश होने का दिखावा अवश्य कर रहा था, क्योंकि वह टीना के थप्पड़ को अब तक भूल नहीं पाया था और इसलिए वह टीना को दोस्त के रूप में भी नहीं स्वीकार कर पा रहा था। रोनी ने भले श्याम के चेहरे पर इतना ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन टीना अच्छी तरह से श्याम के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। लेकिन शायद किस्मत भी अभी श्याम के साथ थी और इसलिए तभी वहां पुलिस भी आ गई थी। श्याम, जो कि टीना को दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था, पुलिस को देख श्याम ने रोनी के हाथ पर से अपना हाथ हटा लिया था और रोनी से कहा, रोनी, पुलिस आ गई है, चलो वहां चलते हैं। कह करके श्याम अपनी जगह से खड़ा हो गया था। टीना समझ गई थी कि पुलिस को तो बहाना है, श्याम ने उसे माफ नहीं किया है, तभी वह उससे दोस्ती नहीं करना चाहता और इसलिए तब टीना ने उदास हो करके अपना हाथ वापस कर लिया और यह देख करके ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी उतर आई। उसने चुपके से अपनी आंखों के किनारों को पोंछ लिया और फिर वह रोनी और श्याम के साथ उस ओर चली गई जहां पुलिस खड़ी थी। जब श्याम, टीना और रोनी पुलिस के पास पहुंचे तब इंस्पेक्टर ने कहा, आप लोगों में से फोन किसने किया था? श्याम, जी हमने किया था। और फिर श्याम ने जमीन पर पड़े हुए गुंडों की ओर इशारा करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, सर, ये ही हैं वो बदमाश जिन्होंने टीना जी और रोनी पर हमला किया था। इंस्पेक्टर, टीना और रोनी कौन है? तब टीना ने इंस्पेक्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, सर, मेरा नाम टीना है। टीना ने आगे इशारे से रोनी का परिचय कराते हुए इंस्पेक्टर से कहा, और ये मेरा दोस्त रोनी है। इंस्पेक्टर ने गुंडों की ओर देखते हुए टीना से कहा, क्या तुम इन लोगों को जानती हो? टीना, नहीं सर, मैं और रोनी इन लोगों को नहीं जानते हैं। इंस्पेक्टर, और पहले इन्हें कहीं देखा है आपने? टीना, नहीं सर, हमने इन्हें पहले कभी नहीं देखा है, हमें तो यह भी नहीं पता है कि इन्होंने हम पर हमला क्यों किया है, जबकि हमारी तो इनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। और तब रोनी ने भी टीना का साथ देते हुए इंस्पेक्टर से कहा, टीना बिल्कुल सही कह रही है सर। इंस्पेक्टर, अच्छा ठीक है, अब इस घटना के बारे में विस्तार से हमें बताओ। और तब टीना ने पूरी घटना इंस्पेक्टर को बता दी और फिर श्याम ने गुंडों की ओर देखते हुए आगे इंस्पेक्टर से कहा, सर प्लीज इन लोगों से पता कीजिए कि ये कौन है और आखिर इन्होंने हमला किस उद्देश्य से किया था। इंस्पेक्टर, जी बिल्कुल, मैं और मेरी टीम जल्द ही इस घटना के बारे में अच्छी तरह से खोजबीन करेंगे। और तब इंस्पेक्टर ने गुंडों की ओर इशारा करते हुए हवलदार से कहा, तुम इन सबको गाड़ी में बिठाओ और इनसे कैसे पता करना है वह पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तय करते हैं। हवलदार उन गुंडों को गाड़ी में बैठाने लगा और इंस्पेक्टर ने तब श्याम और टीना, रोनी से कहा, आप सभी अपनी रिपोर्ट लिखवा दो। और तब सबने रिपोर्ट लिखवा दी। उसके बाद इंस्पेक्टर ने कहा, अब आप सभी जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। टीना, श्याम और रोनी तीनों ने एक साथ कहा, जी जरूर। और फिर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। श्याम ने तब रोनी से कहा, रोनी, अगर तुम बाइक नहीं चला पाओ तो हम कैब बुक करा देते हैं। रोनी, परेशान मत हो श्याम, मैं अब
ठीक हूँ और बाइक भी चला सकता हूँ। तब टीना ने रोनी से कहा, फिर भी तुझे बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाइक ड्राइव करूँगी। और कह करके टीना बाइक की तरफ बढ़ गई। श्याम उसे हैरानी से देख रहा था, लेकिन उसने टीना से तो कुछ नहीं कहा, मगर रोनी की ओर देखते हुए रोनी से कहा, तुम मना करो टीना जी से, बाइक इतनी बड़ी है, वह कैसे ड्राइव करेगी। टीना ने जाते हुए श्याम की बात सुन ली थी, लेकिन उसने श्याम से कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। रोनी ने तब श्याम की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम शायद उसे अभी ठीक से जानते नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। और फिर रोनी ने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो उधर। तब श्याम उस ओर देखने लगा। वहां टीना बाइक पर बैठी थी और उसने बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी और श्याम के पास आकर के रोक दी। श्याम उसकी ओर अभी भी हैरानी से देख रहा था। टीना ने श्याम को अपनी ओर देखते हुए देख लिया था और वह उसके देखने की वजह से समझ पा रही थी, लेकिन उसने श्याम से कुछ कहा नहीं, बल्कि रोनी से मुस्कुरा करके कहा, चल तू अब बैठ। रोनी ने तब श्याम से कहा, देखा श्याम भाई, आपने टीना को, बहुत टैलेंटेड लड़की है, तुम तो वैसे ही परेशान हो रहे थे। लेकिन श्याम ने तब बात को पलटते हुए रोनी से कहा, रोनी मैं भी अपनी बाइक लेकर के आता हूँ। और वह वहां से अपनी बाइक की तरफ चला गया और टीना उसे जाते हुए देख करके मुस्कुरा रही थी और इसकी वजह से श्याम का टीना की फिक्र करना, भले श्याम उससे नाराज था, लेकिन फिर भी उसने कुछ तो उसकी फिक्र की, उसकी परवाह की, इतना ही अभी टीना के लिए बहुत था और इसलिए वह मुस्कुरा रही थी। रोनी टीना के साथ बाइक पर बैठ गया और फिर उसने टीना से कहा, चल अब बाइक स्टार्ट करो, आगे बढ़ा। टीना, श्याम को तो आ जाने दो, साथ में ही चलते हैं। रोनी, वो आ ही रहा है, अब तू धीरे धीरे आगे बढ़ा। टीना ने गुस्से से कहा, नहीं रोनी, ओके, बस तू नाराज मत हो। टीना ने तब नम्रता पूर्वक रोनी से कहा, सॉरी। रोनी ने हैरानी जताते हुए कहा, टीना और सॉरी बोलना सीख गई, क्या बात है, श्याम का असर अभी से होने लगा है। टीना ने नाराजगी जताने का नाटक करते हुए टोनी से कहा, तू क्या सच में चाहता है कि मैं फिर से तुझसे गुस्से से बात करूं? रोनी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब टीना मुस्कुराने लगी और उसने तब खुद से मन में कहा, वैसे तूने सही कहा रोनी, कुछ तो उसका असर होने लगा है। और तभी श्याम वहां अपनी बाइक ले करके आ गया और तब उसने टीना से कुछ ना कह करके टीना को सुनाते हुए रोनी से कहा, रोनी तुम भी आ जाओ। और श्याम बाइक आगे ले करके निकल गया। टीना ने तब मन में कहा, इतनी नाराजगी मुझसे, जब गलती की है तो उसकी नाराजगी भी सहनी ही पड़ेगी ना टीना। टीना अभी सोच ही रही थी कि तभी रोनी ने उससे कहा, अब किसका इंतजार है तुझे, गाड़ी आगे भी बढ़ा। टीना, रोनी की बात सुन करके टीना अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने तब रोनी से कहा, अरे बाबा बढ़ाती हूँ। और फिर टीना ने भी बाइक स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 7 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।